सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं एक न्यू एडवेंचर पर, एडवेंचर टू द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन मेड केव्स। तो बराबर गुफा हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। बराबर गुफा बराबर जो पहाड़ियों है उन्हीं की श्रृंखलाओं में है। तो हम लोग अपने बाइक से निकले हैं आज गया से, एंड अभी मैं हूँ गया के फल्गु नदी के ऊपर। ये गया पटना वाला ओवरब्रिज है, उसी के पे हूँ और फल्गु नदी को क्रॉस कर रहे हैं। आज मैं अपने बाइक से जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। खैर चलिए अब हम लोग अपने बाइक से चलते हैं बराबर गुफाओं की ओर। अगर आप भी वैसे बराबर आना चाहते हैं तो बाइक से तो ऑब्वियसली आ ही सकते हैं, ऑटो भी बुक करके आ सकते हैं, किसी और जगह से भी आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप या तो फिर बेला उतर जाओ या फिर मखदूमपुर नाम का एक स्टेशन है गया और जहानाबाद के बीच में, तो आप वहाँ उतर के फिर ऑटो से शेयरिंग वगैरह ऑटो लेकर के या फिर पर्सनल भी ऑटो बुक करके आप घूम सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसा है कि मैं गूगल मैप देख करके जा रहा था एंड गूगल मैप पे मुझे एक शॉर्टकट दिखाया। शॉर्टकट में मैं घुसा, ऐसे ऐसे रास्ते से लाया भाई साहब, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बालू वाले रास्ते से दिखा रहा है पूरा। मतलब आधे रास्ते तो मैं क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन इधर आप देखोगे मुझे दिख रहा है थोड़ा पहाड़ टाइप इलाका, लेकिन आधे रास्ते में ऐसे ऐसे बालू में आया, फिसलते फिसलते बाइक ऐसा लग रहा था कि फिसल जाएगा, वैसे आ रहा था। हालांकि लोगों से पूछा तो बताया कि हाँ इधर से भी रास्ता है, शॉर्टकट है, लेकिन अच्छा रास्ता नहीं है। और ये रहा फल्गु नदी, वहाँ पर एक ब्रिज दिख रहा है, उससे हमें क्रॉस करना है। चलिए उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और फिर पहुँचते हैं बराबर। तो फाइनली 30 से 35 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं बराबर गुफाओं के बेस में। एंड वहाँ पर हम लोगों ने बाइक अपना पार्क कर दिया है। 20 रुपीज़ का पार्किंग लगा, बाइक पार्क करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं गुफाओं की ओर। आज तो गूगल मैप के शॉर्टकट के चक्कर में अच्छा ऑफ रोडिंग हो गया। खैर चलिए चलते हैं हम लोग गुफाओं की ओर। तो हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से बराबर गुफाओं तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सीढ़ियों का ट्रैक करना है। लगभग 40 से 50 सीढ़ियां हैं, तो छोटी छोटी सीढ़ियां ही हैं, हमें इजीली हम लोग ट्रैक करके पहुंच जाएंगे ऊपर तक। तो चलिए हम लोग चलते हैं गुफाओं की ओर। अच्छा, गुफाओं की ओर हम लोग अगर चल ही रहे हैं तो हमें एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये गुफाओं किसके लिए बनाई गई थी, आखिर कौन यूज करता था इन गुफाओं का। तो ये गुफाओं बेसिकली आजीवक कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, आजीवक समुदायों के लिए। अब ये आजीवक कौन है भाई, इनका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो बात उन दिनों की है जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचार और प्रसार उनका हो रहा था, वो बहुत फैल रहे थे। तो बात उन दिनों की ही है। एक और संप्रदाय हुआ करता था आजीवक संप्रदाय, जिसके बारे में आज हमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता, क्योंकि वो लुप्त ही हो गया है आज के ज़माने में। अब संप्रदाय चलेगा या लुप्त हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है कि ये क्यों होगा, ये डिपेंड करता है उसके दर्शन शास्त्र पर। जैन का दर्शन शास्त्र हो गया, हर संप्रदाय का एक दर्शन शास्त्र होता है। जैसे कि हिंदू का दर्शन है, कर्मफल का सिद्धांत बताया गया है, जैसे कि हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलेगा। तो वैसे ही आजीविकों का भी कुछ सिद्धांत होता था। एक मिनट में थोड़ा बैठता हूँ क्योंकि मेरा सांस थोड़ा फूलने लगा, बैठ करके आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं बराबर केव के टॉप तक पहुँच चुका हूँ। आप मेरे पीछे बराबर केव्स देख पा रहे होंगे। इसमें चलेंगे, अच्छे से भी दिखाएंगे, अच्छे से दिखाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा था आजीविकों के बारे में। तो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कर्म फल का सिद्धांत है कि हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलेगा। वैसे ही आजीविकों का कुछ ऐसा प्रिंसिपल था कि सब कुछ नियति है, जैसे कि जो नियति में लिखा है वही होना है। हम कुछ इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, और फल भी वही है जो हमारे नीति में लिखा हुआ है, वही हमें फल मिलने वाला है। और वो बहुत ही हार्ड टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस किया करते थे, बहुत हार्ड मेडिटेशन किया करते थे, आग पे चलना, ये सारी चीज़ें, फिर नंग धड़ंग रहना, और मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब खुद को जितना मतलब परेशानी दे सकते थे उतना मतलब हार्ड प्रैक्टिस करते थे। और हालांकि इनके बारे में हमें दूसरे शास्त्रों, दर्शन शास्त्र में ही पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जैन में, बौद्धिज्म में उस समय पढ़ने को मिलता है, क्योंकि इसके सारे शास्त्र वगैरह सब कुछ मिटा दिए गए हैं। इसके बारे में आपको कहीं भी इसका कोई ओरिजिनल लिटरेचर देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी इसके बारे में हमें जानने को मिला है वो जैन और बौद्ध धर्म के ही किताबों में जानने को मिला है, जिसमें वो दबा कर इनकी बुराइयाँ करी गई है। एनीवेज, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले गुफा की ओर, जो कि है करण चौपाल। मखली घोषाल नाम के एक व्यक्ति को आजीवक संप्रदाय का स्थापना करने वाला बताया जाता है, लेकिन कुछ कहते हैं आजीवक संप्रदाय पहले से भी था। मखली घोषाल एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे आजीवक संप्रदाय का।
जैन के कुछ स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा गया है कि मखली कौसाल जो हुआ करते थे वो महावीर स्वामी का एक शिष्य हुआ करते थे, लेकिन आपस में कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने आजीवक संप्रदाय को क्रिएट किया और उसको खुद आगे बढ़ाया। और मौर्य डायनेस्टी में मखली कौसाल द्वारा स्थापित किए गए इस आजीवक संप्रदाय खूब पला बढ़ा। इनफैक्ट वो जैन धर्म से भी ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था उन दिनों में। बिंदुसार के शासनकाल में जो आजीवक संप्रदाय था वो खूब बढ़ा। और सिमिलरली अशोक जी ने जब बौद्ध धर्म धारण कर लिया था तब बिंदुसार उनके पिता उनके पास आए तो बोले कि आपने बौद्धों के लिए तो बहुत कुछ किया, कुछ आप आजीवकों के लिए भी कीजिए, क्योंकि वो आजीवक को पूजा करते थे। इनफैक्ट आजीवक का जो सम्राट अशोक है उनकी ज़िंदगी में भी एक रोल है। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सम्राट अशोक ही बनेंगे राजा। अब आप स्टोरी तो हम लोग सुनते हैं ना कि 100 भाइयों को मार करके अशोक बना था। रियलिटी मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्टोरी तो हम लोग यही सुनते हैं। तो बहुत पहले वो भविष्यवाणी कर दी थी, इसीलिए आजीवकों के लिए उनका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था अशोक का। तो उन्होंने इन सारी गुफाओं का निर्माण करवाया और आजीवकों को ये दान में दे दिया। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो बराबर केव्स है वो 1100 साल पुराना जो माउंटेन है उस पर बना हुआ है। तो अगर हम लोग इंडिया की माने तो इंडिया में इससे पुराना सिर्फ एक अरावली रेंजेज ही है, और सेकंड सबसे पुराना रेंजेज यही है, बराबर वाला ये पहाड़ी ही। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बराबर केव्स का पहला गुफा, कर्ण चौपाल। इसका नॉर्मल नाम तो आजकल जो पुकारा जाता है उसका कर्ण चौपाल है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम सुपी अक्षा है। अब आप ये सोचोगे कि मुझे कैसे पता, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये गुफा जहाँ पे एंट्री है वहाँ पर इसका एक शिलालेख लगा हुआ है सम्राट अशोक का। आप देखोगे तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आपको और मुझे समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने 19वें वर्षगांठ 252 BC में इस गुफा का निर्माण करवाया था और इसे आजीवकों को दान में दे दिया था। अपने पिता बिंदुसार जो उनके पिता हुआ करते थे उनके ही रिक्वेस्ट पर उन्होंने बोला कि कुछ आजीवकों के लिए भी कीजिए, तो उन्होंने इस गुफा का निर्माण करवा करके आजीवकों को दान में दे दिया था। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये पूरा टोटल मोनोलिथिक का स्ट्रक्चर है। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन को ही कट करके कार्व कर करके इस पूरे गुफा को बनाया गया। ग्रेनाइट का जो बना हुआ है गुफा, और इस ग्रेनाइट के पत्थरों को तराश करके बनाया गया है इस गुफा को। ग्रेनाइट का पत्थर जो होता है वो काफ़ी रॉक सॉलिड होता है, मतलब बहुत सॉलिड होता है, और उसके पत्थरों को तराश कर सिर्फ छेनी और हथौड़ी से, तो आप सोच सकते हो मतलब कितना चैलेंजिंग काम होगा। और उस समय तो डिफरेंट औजार भी नहीं हुआ करते थे कि इलेक्ट्रिक मशीन है आप लगाए और काटते गए, वैसा भी नहीं है। और साथ ही साथ इसमें इतना सुंदर पॉलिश किया गया है कि आप अपना रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो। मतलब उस समय क्या पॉलिश होता था इस मटेरियल का तो अभी भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा कौन सा पॉलिश किया गया था, मौर्यन पॉलिश कौन सा था। और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है ये सारे शिलालेख। तो ब्राह्मी लिपि ही कहा जाता है, कल मैं पढ़ रहा था ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो ये कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल इंडियन स्क्रिप्ट जितने भी हुए, देवनागरी हुआ या फिर और भी कोई संस्कृत हुआ या फिर तमिल वमिल जो भी स्क्रिप्ट हुआ सारा ब्राह्मी लिपि से ही एक्सट्रैक्टेड है। इनफैक्ट ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले डिसाइफर करने वाला था जेम्स प्रिंसेप। अब है ब्रिटिशर खराब ही नहीं होता है जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार डिसाइफर किया था इस ब्राह्मी लिपि को, और ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर करने के बाद ही हमें पता चला। अब इस बात का मैं पुख्ता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा था मुझे पता चला कि ब्राह्मी लिपि जब डिसाइफर हुआ उसके बाद ही पता चला कि हमारे देश में अशोक सम्राट जैसा भी एक राजा था, क्योंकि हम भूल चुके थे। तो अशोक सम्राट के बारे में भी हमें बाद में पता चला, क्योंकि अशोक के टाइम का जितने भी शिलालेख इंडिया में मौजूद है वो सारे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और ब्राह्मी लिपि को हम पहले डिसाइफर कर नहीं पा रहे तो हमें पता नहीं था। जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर किया उसके बाद हमें पता चला कि हमारे यहाँ एक अशोक नाम का भी राजा हुआ करता था, और कितना महान था कि उसका जो बाउंड्री था अफगानिस्तान, टर्की वर्की तक और इधर ग्रीस तक भी फैला हुआ था मानना पड़ेगा। चूंकि गुफा के अंदर काफी इको होती है इसलिए ही मैंने आपको मोस्ट ऑफ द जानकारियां बाहर ही दे दी। चलिए अब हम लोग चलते हैं गुफा के अंदर। एंट्री के टाइम आपको दूसरे राजाओं के समय के भी कुछ स्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ तो अभी के लोगों ने भी अपना नियम लिख रखा है। ये है गुफा के अंदर का व्यू। गुफा अंदर से आपको बिल्कुल परफेक्ट आर्क शेप में दिखाई देगा। ग्रेनाइट जैसे हार्ड रॉक को इतनी परफेक्टली कट करके इसे बनाया गया है कि ये टच करने में काफी सॉफ्ट है। इस केव का जो बॉर्डर है वो 6 फीट 3 इंच का है और इसका हाइट 8 फीट और इसकी लंबाई टोटल 33 फीट 3 इंच की है। गुफा में आपको एक चबूतरा भी देखने को मिलेगा। दरअसल इन गुफाओं का इस्तेमाल मेडिटेशन करने के लिए किया जाता था, इसलिए साधक इस जगह पर ही बैठकर मेडिटेशन और चैंटिंग किया करते होंगे।
ये है बराबर गुफा का दूसरा गुफा, सुदामा गुफा। अगर आप देखोगे तो ये पूरे एक क्रोकोडाइल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और यही गुफा जो है वो बराबर गुफा की श्रृंखलाओं में सबसे पुराना गुफा है। 252 BC में इस गुफा का निर्माण किया गया था महाराजा अशोक सम्राट के द्वारा। अपने शासन के 12वें मतलब वर्षगांठ में उन्होंने इस गुफा का निर्माण करवाया था और इस गुफा को दान दिया था आजीवकों को। यहाँ पर आपको उसका शिलालेख भी देखने को मिलता है, आपको मैं दिखलाता हूँ। ये है वो शिलालेख, ये लिखा हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। हाँ, साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ पार्ट को घसीट करके यहाँ मिटा दिया गया है। ऑफ कोर्स इस गुफा में आजीवक के लिए डोनेट किया गया था, बाद में आजीवक तो रहे नहीं, तो बौद्ध लोगों ने इस गुफा को हथिया लिया। तो बौद्ध ने मतलब बौद्ध वाले लोगों, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही इस सारे शिलालेखों को मिटाने का प्रयास किया है ताकि आजीवकों का नाम निशान पूरी तरह से मिट जाए। और मतलब कोई और भी हो सकता है, इट इज़ नॉट लाइक ओनली बौद्ध। आप अंदर से जाओगे तो ये पूरा हट लाइक स्ट्रक्चर है और एयर कंडीशनड है। गर्मी के मौसम में जाओगे तो आपको ठंडा वाला एहसास होगा, और अगर आप ठंड के मौसम में जाओगे तो आपको थोड़ा गर्मी वाला एहसास होने वाला है। और अगर आपको अंदर मैं ले चलूँ तो आपको मैं दिखलाता हूँ कि अंदर में एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें जो मेन जो होता था वो टीचर होता था, उसमें वही मेडिटेट करता था, अपनी प्रीचिंग्स दिया करता था और बाकी सारे लोग इसमें सुना करते थे। और हाँ, इस सेकंड वाले गुफा जो कि सबसे पुराना गुफा है, इसका नाम निगरोधा गुफा था। लेकिन हालांकि समय के साथ सभी गुफाओं का नाम चेंज कर दिया गया, करण चौपर का नाम चेंज कर दिया गया और इसका भी नाम सुदामा गुफा रख दिया गया, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम निगरोधा गुफा है। गुफा के एंट्री गेट पर हमें गुप्ता डायनेस्टी के भी कुछ अभिलेख देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह गुफा एक हट लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है और इनके दीवारों पर बहुत ही शानदार और सॉफ्ट फिनिशिंग भी दी गई है। साथ ही इस गुफा में एक स्पेशल चैम्बर भी बना हुआ है जिसमें कम्युनिटी के चीफ बैठकर चैंटिंग किया करते थे। भाई साहब पूरा आवाज गूंज रहा है। गुफा के दीवारों पर आपको कुछ उस समय की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सुदामा गुफा की हाइट 11 फीट, विड्थ 20 फीट और लंबाई 21.3 फीट है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस 1934 अर्थक्वेक में इस गुफा में क्रैक आ गया था। अब जो आप मेरे पीछे गुफा देख पा रहे हैं, ये है तीसरा गुफा। इसका नाम है लोमस ऋषि गुफा। ये इनकम्प्लीट गुफा है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो जब इस गुफा का निर्माण किया जा रहा था उस समय ही इस गुफा में क्रैक आ गया था, इसलिए सम्राट अशोक ने इस गुफा को छुड़वा दिया और इस गुफा का कार्य जो था वो आधे में ही रह गया एक क्रैक आने की वजह से। और इसी वजह से इस गुफा में आपको सम्राट अशोक का कोई शिलालेख भी नहीं मिलता है। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखलाता हूँ। इस लोमस ऋषि गुफा का निर्माण कार्य 241 BC में स्टार्ट हुआ था और इसमें आपका गेट पर देख सकते हो वुडन कार्विंग किया गया है। हाँ, ये स्टोन ही है, ग्रेनाइट स्टोन ही है, लेकिन इस पर वुडन गेट जैसा कार्विंग किया गया है। ऐसा गेट पर आप मतलब राजा महाराजा के महल में आपने देखा होगा गेट पर कार्विंग करते हुए। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि मुग़ल जो डायनेस्टी है वैसे मतलब जब मुग़ल आए इंडिया में तो ऐसे आर्किटेक्चर लेकर के आए थे, लेकिन आप समझ सकते हो ये 254 BC का ये मतलब है, उसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये कहना मतलब सही नहीं होगा कि मुग़ल इस आर्किटेक्चर को यहाँ पर लेकर के आए। एनीवेज मैं आपको अच्छे से दिखलाऊं तो यहाँ पर आपको एक शिलालेख देखने को मिलता है। मैंने तो बताया कि इनकम्प्लीट रह गया था ये वाला, तो इसमें शिलालेख अशोक का कोई देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो शिलालेख है वो 7th सेंचुरी में आनंद वर्मन ने अपने नाम का लिखवा दिया था यहाँ पर। अब आप ये सोचोगे कि आनंद वर्मन का इसमें क्या काम है भाई। तो आनंद वर्मन यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस शिलालेख को लिखवाया और इसमें अपनी अथाह मतलब प्रशंसा करी। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरा जो तेज है वो सूर्य समान है, मेरा जो मतलब शक्ति है वो 100 हाथियों के समान है, मेरी बुद्धि विष्णु के समान है। ऐसा करके उन्होंने अपनी खूब जमकर तारीफ करी। लोमस ऋषि गुफा भी बिल्कुल ही इससे पहले वाले सुदामा गुफा की तरह ही बनाया गया था। ओनली डिफरेंस वाज कि यह गुफा इनकम्प्लीट और अनपॉलिश्ड है।
पूरा चिसल से ये सारा काम किया गया है, सिर्फ चिसल और हैमर से। आप समझ सकते हो ग्रेनाइट इतना स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है, इससे कार्विंग करना बहुत मुश्किल होता है। और ये पूरी लाइंस टाइप कार्विंग करी गई है। हालांकि ये इनकम्प्लीट रह गई थी बिकॉज ऑफ क्रैक्स। आर्कियोलॉजिस्ट तो ये बताते हैं कि जिस टाइम ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उसी टाइम ये सर क्रैक्स आ गए थे इस पर। इसमें भी एक गर्भगृह बनाया गया पिछले वाले गुफा की तरह ही, सुदामा गुफा की तरह ही। इसमें भी चलिए बीच में चल कर देखते हैं। ये देखिए ग्रेनाइट के पत्थर में कैसे कैसे कार्विंग्स किए गए हैं। आप देख सकते हो इन सारे क्रैक्स को। लगता है बाद में कभी कुछ सीमेंट वेमेंट से किस लगता है भरा गया है यहाँ पर। और ये सारे इनकम्प्लीट है, इसको पॉलिश नहीं किया गया है, इस वजह से ये सारी इनकम्प्लीट है और इस टाइप का टेक्सचर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस साइड में ये सारी चीज़ों वाला काम की गई है और इस साइड में इसको कटिंग कर दिया गया है, बस पॉलिश नहीं किया गया है। एक और बात आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ड्रेनेज सिस्टम भी बना रखा है इन्होंने कि पानी वानी हो तो सीधे आपका निकल सके घर से। साइड में इन्होंने कैनाल्स बना रखे हैं तीनों तरफ कैनाल्स बना रखे हैं कि पानी हो तो आराम से यहाँ से बाहर निकल सके। चलिए बराबर की हम लोगों ने तीनों गुफाएं देख ली। अब हम लोग चल रहे हैं बराबर की चौथी गुफा को देखने। हाँ, वो इससे थोड़ा अलग है, इसके लिए हमको थोड़ा दूर और चलना होगा, ट्रैकिंग करना होगा। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो मैं रास्ता बता देता हूँ आपको किधर जाना है, क्योंकि वो थोड़ा इससे हट कर है। तो वो है करण चौपाल गुफा, जिसे आप लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जिससे आप इधर आते हो और करण चौपाल गुफा जाते हो। तो इन सीढ़ियों के बगल से ही एक छोटा सा पगडंडी सा एक रास्ता है। तो इस रास्ते में चलते हैं और उस गुफा की ओर चलते हैं, चौथे गुफा की ओर। ओके, तो मुझे चौथे गुफा का रास्ता मिल गया। उधर से हम लोग आए थे, छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई थी जंगल के बीच में। एंड इधर से मुझे इन पत्थरों के सहारे चढ़ करके ऊपर जाना होगा। आप देख सकते हो कुछ पैर रखने का एक निशान। ओह माय गॉड, स्लिप हो गया मैं। रास्ता बहुत स्लिपरी है, अभी मैं स्लिप कर गया, तो थोड़ी सावधानी से मुझे चलना पड़ेगा। हालांकि मुझे चोट नहीं आई, फॉर गॉड सेक, थैंक्स। चलिए चलते हैं। पगडंडी जैसा रास्ता यहाँ बनाया हुआ है, इसी के ऊपर रख कर चलना होगा। शायद स्लिपरी है इसलिए ही रास्ता बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं। भाई साहब ऑफ रोडिंग के लिए रेडी हैं तभी इस पर आए, वरना वो 3 देख करके निकल जाए। भाई साहब क्रेजी है भाई, मस्त है यार, मस्त है, नज़ारा मस्त है। हाँ, पूरा पहाड़ों के ऊपर, एकदम रॉक सॉलिड पहाड़ों के ऊपर, मस्त, मज़ा आ रहा है। चलिए अपना रास्ता ढूंढते हैं, किधर रास्ता बना हुआ है। ये सारे रास्ते जो आप देख रहे हैं, ये जो पैर से चलने वाले रास्ते बनाए गए हैं, ये सारे सम्राट अशोक के समय के ही बनाए गए हैं। इसमें बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। दरअसल पहले जो रास्ता था वो यही रास्ता हुआ करता था यहाँ तक पहुँचने का। पहले वो सीढ़ियों वाला रास्ता हुआ नहीं करता था, तो लोग इधर से ही आया करते थे। तो अब मुझे किधर जाना है, इधर के बाद इधर जाना है या इधर जाना है? चलिए मैं सर्च करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखलाता हूँ रास्ता। ओके, मुझे रास्ता मिल गया। उधर से हम लोग आए थे और इधर से उतर करके हमें कुछ इस तरीके के रास्ते में हमें गुजरना है। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि मुझे एडवेंचर पे एडवेंचर मिलते जा रहा है। एनीवेज चलिए, हम लोग को तो पसंद ही एडवेंचर, बस कोई दुर्घटना ना हो जाए। मुझे इस बात का डर लगते रहता है, क्योंकि हाइट से मेरे को है थोड़ा फोबिया सा। चलिए उतरते हैं। और मैं भी यही लगता है केव है शायद। चलिए उतरेंगे तो उतर के पता चलेगा। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा स्लैंट है यार। कैमरे को मैं रख रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो इसी रास्ते से भी हम लोग नीचे आए थे। थोड़ा ज़्यादा स्लैंट था एक पॉइंट पर, तो मैंने कैमरा को अंदर रख लिया था क्योंकि मैं उससे लेकर नहीं उतर सकता था। और जैसे ही मैं नीचे उतरा, यहाँ मुझे बराबर केव्स का चौथा गुफा देखने को मिलता है। इस गुफा का नाम है विश्वामित्र गुफा, या फिर इसे खलतिक पवादेसी भी कहा जाता है, जो कि ओरिजिनल नेम है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है।
आप इसका मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ोगे तो शिलालेख में अगर पढ़ोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा अशोक का शिलालेख। इसे विश्व झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी 252 BC में सम्राट अशोक ने अपने 12वें वर्षगांठ पर इसका निर्माण करवाया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं गुफा के अंदर और देखते हैं कैसा है ये गुफा और कितना अलग है ये गुफा बाकी के तीनों गुफा से। कुछ ऐसा है खलतिक पवादेसी गुफा का एंट्रेंस। सिंपल एंट्रेंस है, ऐसा ही एंट्रेंस पहले इंडिया में हुआ करता था गुफाओं का। और ये एक छोटा सा ही गुफा है, आप देख सकते हो। ग्रेनाइट पत्थरों पर चिसल का काम किया गया है, मतलब छेनी और हथौड़ी से ही ये सारा काम किया गया है। और मेरा आवाज़ देख सकते हो। मैं यहाँ भी कुछ चैंटिंग करके दिखलाता हूँ कैसा है यहाँ का साउंड। यहाँ का मेंटेनेंस आई थिंक उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी तीनों गुफा का था। ये भी ठीक है, लेकिन सबसे मेरे को डिसअपॉइंटिंग चीज़, अब अशोक का शिलालेख पढ़ें या रणधीर, पम्मी और क्या है निशा, सूरज पता नहीं क्या है, और परजीत, इनका नाम पढ़ें बताओ। मतलब इन्होंने भी अब हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर ही लिया है। एनीवेज चलिए मैं यहाँ पे चैंटिंग करता हूँ और दिखलाता हूँ कि कैसा ईगो यहाँ का होता है। संघम शरणम गच्छामि। इस सभी लोग मेडिटेशन करते थे। आजीवक संप्रदाय को ही ये भी डोनेटेड था। हालांकि आजीवक संप्रदाय तो एंड हो गए, और एंड बस वो जिंदगी में नहीं हुए, मतलब एज अ पर्सन एंड नहीं हुए, उनका नाम भी मिटा दिया गया। आप यहाँ पर शिलालेख को भी देखोगे तो पूरा शिलालेख में सब कुछ लिखा हुआ है और सिर्फ इस पॉइंट को मिटाया हुआ है जो कि मेंशन्ड है, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया है। इस पॉइंट को मिटाया हुआ है। तो मतलब सिर्फ आजीवकों को नहीं मिटाया गया, उसके नाम निशानों को भी मिटा दिया गया है। यहाँ पर आज के समय में सिर्फ बौद्ध भिक्षु होते हैं, वही आते हैं इस जगह पर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, वही करते हैं यहाँ पर। और तो यहाँ न लोगों को पता है इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये दुनिया का सबसे पहला मैन मेड गुफा है। विकिपीडिया कहती है इंडिया का, लेकिन अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने, ASI का माने, तो दुनिया का सबसे पहला मैन मेड गुफा है। इन बराबर की गुफाओं का जिक्र E.M. फॉस्टर द्वारा लिखी गई एक किताब जो कि है पैसेज टू इंडिया, उसमें भी जिक्र है इसका। और उसी किताब के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी पैसेज टू इंडिया के ही नाम से। वो ऑस्कर में 3 बार जीत चुकी है वो मूवी, और उसमें इस जगह पर भी सीन्स फिल्माए गए हैं। तो उस चीज़ को भी देखकर अक्सर कई सारे लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं, फॉरेनर्स भी विजिट करने आते हैं। हालांकि बहुत कम ही लोग आते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है। एनीवेज चलिए हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह का थोड़ा केयर वेयर भी हो। थोड़ा आप देख सकते हो कितनी गंदगी फैली हुई, कोई मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं है। ASI के अंदर इसको ले ले, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जा सकता है क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। ऐसा आपको हर एक जगह देखने को नहीं मिलेगा। गुफा तो अब कई सारे देखने को मिलेंगे। अजंता इलोरा केव से भी पुराना गुफा है ये, बट अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा मेंटेनेंस हो अच्छा लगेगा। एनीवेज चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए जगह पर, तब तक के लिए सब्सक्राइब। भाई साहब ऐसे रास्तों से उतरना है यार। एक तो मेरे को हाइट को फोबिया है थोड़ा सा, और ऊपर से ऐसे ऐसे रास्ते हैं, और जहाँ से आप स्टेप से थोड़ा इधर उधर हुए स्लिपरी भी है। मैं तो बैठ के उतरूँगा यार, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं खड़े खड़े दौड़ के उतर जाऊँ। चलो मैं बैठ के उतरता हूँ, बाय।